हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं सीटेट एग्ज़ाम 2026 के लिए फ्रेंड्स आज इस क्लास में 30 क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। सीडीपी का होगा। लास्ट में आप कमेंट करिएगा कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर सही दिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा ना, ये सब अच्छे से फ्रेंड्स आपको पढ़ लेना है और कमेंट करना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या बोला गया है? मानव विकास के बारे में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका क्या है, इसमें कौन सा कथन सही होगा। चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन को पढ़िए और आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया ना कि पर्यावरण की भूमिका पूरी तरह से तय होती है, जबकि आनुवंशिकता प्रभाव को बदला जा सकता है। ये नहीं होगा, पूरी तरह से कुछ भी तय नहीं होता, गलत हो गया। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। पर्यावरण से अधिक प्रभावित होगा ऐसा भी नहीं है, ये भी कट गया। आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स बी आपका हो जाएगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल परस्परी क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों जो है ना प्रभावित करता है मानव विकास को। बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप मेरे साथ जो है ना जुड़ जाइए, एग्जाम तक आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, बताइए। संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, कमेंट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए। चलिए लेव वाइगोस्की के अनुसार फ्रेंड्स हो जाएगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सोशल इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है, लेव वाइगोस्की के अनुसार। अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा। चलिए यहाँ पे फ्रेंड 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं, बताइए। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो है ना अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इसमें से क्या कर सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का बताइए। अमूर्त की बात हो रहा, ठीक है। वस्तु अस्तित्व ये फ्रेंड्स नहीं होता, ये अमूर्त से बहुत पहले ही हो जाता है, ये तो नहीं होगा। संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्ध करने में सक्षम है, ये फ्रेंड्स अमूर्त से पहले ही हो जाता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे अमूर्त की बात हो रहा है ना, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 4 नंबर, कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है। चौथा का बताइए। कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक जो है ना बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कैसे कर सकता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जिसको फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा ना तो क्या करिएगा, आप वीडियो को रोक कर पहले खुद आंसर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्लास को मतलब फिर मेरा आंसर देखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषता है, कमेंट करिए। तो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम की क्या विशेषता होनी चाहिए। 5वां का बताइए आंसर। बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय और स्थिर होना चाहिए, नहीं, तय और स्थिर एकदम नहीं होना चाहिए। केवल पाठ्य पुस्तक, केवल जहां भी दिखे वो गलत होता है, ठीक है, याद रखिए, जहां भी केवल दिखे वो गलत होता है। परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए अंक की बात नहीं होता, ठीक है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मात्रा में अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए बच्चों को, ठीक है। आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन 5 नंबर था, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। चलिए ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। ए में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, मतभेदों को स्वीकार करके उन्हें महत्व देकर, बच्चों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि को एक संसाधन के रूप में उपयोग करके, सभी के लिए एक समान और मानक निर्देश देकर, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर वर्गीकृत करके। सही विकल्प क्या है बताइए। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, कैसे, कमेंट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स आपको हम जो है ना ऑप्शन काटना सिखाते हैं, ऑप्शन को काटना, नेगेटिव पहले हटाते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड, कभी भी मानक निर्देश जहाँ पे दिख जाएगा ना वो गलत हो जाएगा। मानक निर्देश हमेशा ये आपने कॉपी में लिखिए पहले, मानक निर्देश नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये यहाँ हम लोग 3 को काटते हैं, 3 को कट करते हैं, 3 डी भी कट जाएगा। अब देखते हैं, ठीक है।
मतभेदों को स्वीकार करके उन्हें महत्व देकर। फ्रेंड्स ये यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि को एक संसाधन के रूप में, ये भी सही हो जाएगा। 1 2 सही हो गया। और बच्चों को उनके अंकों के आधार पर वर्गीकृत करके, ये सही हो गया, कमेंट करिए। ये भी फ्रेंड्स आपको गलत हो जाएगा। तो सिर्फ 1 और 2 है ना, सिर्फ 1 और 2 आंसर हो जाएगा, बी हो गया आपका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? कमेंट करिए। तो तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, उनकी क्या विशेषता हो सकती है? 7 का बताइए आंसर। उनकी विशेषता जो होता है, पैटर्न को खोजने और तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आत्मसात्करण मतलब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन क्या होता है? कमेंट करिए। इंग्लिश में इसका आप याद रखेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन क्या होता है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनुकूलन की 2 पूरक प्रक्रियाएं। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, बिल्कुल भी टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स, पूरा क्लास देख लीजिएगा। यह समझना कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं और उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश में अनुरूप बदलना है। कमेंट करिए। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसको किस में बदलना है। चलिए 10 का बताइए। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना है। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11, बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियों और त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 11 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियों और त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? बच्चे जो गलतियां करते हैं ना, उसके बारे में क्या सही है? चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आंसर बताते हैं, ठीक है। पूरी तरह से व्यर्थ होता है क्या? बच्चे का गलतियां व्यर्थ होता है? नहीं, व्यर्थ नहीं होता है। गलतियां दर्शाती है कि बच्चे पूरी तरह से लापरवाह हैं, ये भी नहीं होगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। वे बच्चों के चिंतन को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। जो बच्चे गलती करते हैं ना, उससे क्या फ़ायदा है? वे बच्चों के चिंतन को समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। आंसर यहाँ पे बी हो गया आपका। आगे चलते हैं। 12, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसके लिए क्या करेंगे आप? बताइए। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसके लिए आप क्या करेंगे? बताइए आंसर। उन्हें एक अलग संस्थान में रखेंगे क्या आप? नहीं। अगर कोई बच्चा को देखने में प्रॉब्लम है, दिक्कत है ना, उसको अलग नहीं रखना, ठीक है। उसे शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, एकदम गलत हो गया। आगे मत पढ़िए, एकदम गलत हो गया। आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। विशेष प्रावधान करते हुए नियमित स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए, मतलब सबके साथ ही पढ़ाना चाहिए, लेकिन विशेष प्रावधान के साथ। आंसर डी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा क्या होता है? मोटिवेशन क्या होता है? बताइए 13 का। आंसर जो बता रहे हैं आपको वो ऑफिशियल आंसर है, ठीक है। ऑफिशियल आंसर आपको बता रहे हैं, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा, मोटिवेशन क्या करती है? बताइए आंसर। युवा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि पैदा करती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से एक संवेग है? इमोशन कौन है? स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। इसमें से कौन एक संवेग है? इमोशन इसमें से कौन है? डर जो है फ्रेंड, डर ये क्या होता है कि इमोशन होता है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। कमेंट करना आप सभी को और लास्ट में कमेंट करिए कितना सही है। क्लास को लाइक करना है जी, यार अच्छा लग रहा तो। एक 3 साल का बच्चा यह कहता है कि सूर्य क्रोधित है, या निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल है? एक 3 साल का बच्चा कहता है ना कि सूर्य क्रोधित, सूर्य गुस्सा में है, सन मतलब सूर्य, वो गुस्से में है, तो यह क्या दर्शाता है? इसे जीववध कहते हैं।
आत्म केंद्रिता कहते हैं, वस्तु अस्तित्व या फिर आलोचनात्मक चिंतन, इसे क्या कहते हैं बताइए? इसे जीववाद कहते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, जो लोग भी ए लगा दिए हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सब क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और क्लास को फ्रेंड्स एक लाइक कर देना है जी, बहुत मिलने लगता है फ्रेंड्स। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक कारक है बताइए? समाजीकरण का प्राथमिक कारक कौन है? प्राइमरी एजेंसी कौन है? विद्यालय, मीडिया, सरकार या फिर परिवार? 16 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो प्राथमिक कारक हमेशा परिवार होता है, इसको आप कहीं पर लिख कर रख लीजिए फ्रेंड्स। परिवार हमेशा प्राथमिक कारक में आता है, ये एग्जाम में पूछते भी रहता है बार बार। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है? 17 का सही जवाब देखते हैं। बुद्धि केवल एक एकल कारक है, गलत हो गया। बुद्धि केवल मानकीकृत परीक्षाओं के माध्यम से इस सटीक रूप से माप सकते हैं, परीक्षण के माध्यम से नाप सकते हैं बुद्धि को? नहीं। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित होती है, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। बुद्धि एक क्या होता है? बहुआयामी क्षमता है जिसमें कई योग्यता शामिल होती है। आंसर सी हो गया। ठीक है, चलिए क्लास को फ्रेंड्स एक लाइक करना है, ठीक है। अब बताइए क्लास में कैसा लगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसे कहते हैं जेडपीडी, शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जेडपीडी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? आसान क्वेश्चन है, ले वैगोस्की का दिया गया है जेडपीडी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, जेंडर क्या होता है? कमेंट करिए, जेंडर क्या है फ्रेंड्स बताइए 19 का आंसर। जेंडर क्या होता है 19 का फ्रेंड्स कमेंट करिए, जेंडर क्या होता है? एक सामाजिक संरचना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कक्षा में जो है ना, कक्षा में सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को शिक्षार्थियों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? कक्षा में जो है ना, क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइए फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे क्या होगा? रट कर याद करवाएं क्या? ये हमेशा गलत होता है, रटाना नहीं है बच्चों को। शिक्षक के निर्देशों को हूबहू पालन करना, मतलब शिक्षक जैसे जैसे बोलते हैं सेम वैसा ही करना है, ये भी नहीं करना है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अब सारे चिंतन होना चाहिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अब सारे चिंतन में क्या होता है, बच्चे अलग अलग तरह से सोच सकते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 21, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? 21 का बताइए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बच्चों के अनुभवों, उनकी आवाज़, उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देना, इसी को कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। अगला क्वेश्चन, पठन वैकल्य, पठन वैकल्य मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है? 22 का बताइए। तो डिसलेक्सिया जो है, डिसलेक्सिया किस कठिनाई से संबंधित है? पढ़ने और लिखने में, सुनने में, चलने में या फिर चित्र बनाने में? 22 का बताइए। पढ़ने और लिखने में दिक्कत होता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का एक एग्जाम्पल है? आंतरिक प्रेरणा का इसमें से कौन एक उदाहरण है बताइए? आंतरिक मतलब क्या होता है? खुद से। ठीक है जी, आंतरिक प्रेरणा मतलब होता है खुद से उसका मन कर रहा है वो। ठीक है, शिक्षक द्वारा प्रशंसा पाने के लिए, गलत हो गया, वो खुद से नहीं है, वो शिक्षक द्वारा प्रशंसा पाने के लिए, मतलब अपने टीचर से तारीफ सुनने के लिए ऐसा कर रहा है, तो गलत, वो आंतरिक नहीं हुआ, वो बाहरी हो गया। एक छात्र द्वारा प्रतियोगिता जीतने के लिए पढ़ना, ये भी नहीं होगा। ठीक है जी, वो क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि उसको प्रतियोगिता जीतना, ये नहीं होगा। माता पिता से डांट से बचने के लिए, ये भी गलत हो गया। ये इसमें आंतरिक कहाँ है जी? आंतरिक प्रेरणा का मतलब है तो उसका खुद का मतलब अंदर का होना चाहिए, उसका मन होना चाहिए। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। अपनी रुचि और आनंद के कारण किसी नए विषय को सीखना। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसका अपना आनंद आ रहा है उसको पढ़ने में, उसका अपना इंटरेस्ट है उसमें। 24, एक प्रगतिशील शिक्षा मॉडल में सक्रिय सहभागिता से क्या तात्पर्य है? सक्रिय सहभागिता का मतलब क्या होता है? 24 का बताइए। सक्रिय सहभागिता का मतलब क्या होता है? उत्तरों को याद करना, नहीं, गलत हो गया। कक्षा में शांत बैठकर केवल सुनना, नहीं।
शिक्षा की बात को बिना किसी प्रश्न को स्वीकार करना, ये भी नहीं होगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। बी वाला आंसर यहाँ पे है कि पूछताछ, चर्चा और समस्या समाधान में सक्रिय रूप से भाग लेना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप फ्रेंड्स एग्जाम तक मेरे साथ रह जाते हैं ना, 30 में 30 आ जाएगा, 30 में 29, 30 में 30, 30 से 29 आया है जी। ठीक है, इसलिए कहते हैं पूरा पढ़िए अच्छे से। 25, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में यह देखना चाहती है कि बच्चे समूह में कैसे काम करते हैं, समस्याओं को कैसे हल करते हैं, वह किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग कर रही है। बताइए वह कौन सा मूल्यांकन कर रही है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में यह देखना चाहती है कि बच्चे समूह में कैसे काम करते हैं और समस्याओं को कैसे हल करते हैं। 25 का बताइए। वह फ्रेंड्स रचनात्मक मूल्यांकन कर रही है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट इसे कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में सिरपदामुख प्रवृत्ति क्या दर्शाती है। मतलब सिफेलाकॉर्डल, इंग्लिश में पढ़िएगा। ठीक है, सिफेलाकॉर्डल क्या दर्शाती है, कमेंट करिए। तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा, विकास सिर से पैर की ओर होती है, इसी को बोला जाता है सिफेलाकॉर्डल। विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होती है, इसको लिख लीजिए, बार बार एग्जाम में आता है और फिर से आ भी जाएगा। 27, ले वैगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के कार्यों के नियमन के लिए जो निजी संवाद करते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए बच्चे फ्रेंड्स कभी कभी खुद में ही बात करने लगते हैं, मतलब खुद से वो बात करते हैं, उसको बोला जाता है प्राइवेट स्पीच। उसे क्या कहते हैं बताइए। तो 27 का उसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच कहते हैं फ्रेंड्स, व्यक्तिगत वास कहते हैं। बी हो गया आंसर। 28 नंबर, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छा लड़की अनुकूलन किस चरण के अंतर्गत आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए अच्छा लड़का अच्छा लड़की अनुकूलन किस चरण में आता है। 28 नंबर, ये आता है फ्रेंड्स पारंपरिक स्तर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है। 29, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि। 29 का बताइए। क्योंकि ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थी द्वारा अपने पूर्व अनुभव के आधार पर सक्रिय रूप से किया जाता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, विकासात्मक परिवर्तन क्या होता है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, ये वाला आपके लिए HW है। क्लास खत्म होने के बाद फ्रेंड्स कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एग्जाम तक आपका क्लास चलेगा कंटिन्यू फ्रेंड्स, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। बार बार अगर आप फेल कर रहे हैं ना, एक बार यहाँ से पढ़िए, हम जो बोलते हैं उसको समझिए, कोई दिक्कत है तो आपको कमेंट करना है। ठीक है, क्लास को लाइक करिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में देना है आपको। चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।